एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में अभी तक अपन ने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है पीछे के वीडियोज में। आज की क्लास में एक नई घटना प्रकाश की लेके चल रहे हैं और उस घटना का नाम है स्टूडेंट प्रकाश का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश के विवर्तन की घटना किस प्रकार घटित होती है, इस घटना का कारण क्या है, प्रकाश के विवर्तन की जो घटना है वो किस प्रकार घटित होगी, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी और ये घटना कितने प्रकार की होती है, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स तैयार करने के लिए मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक स्टूडेंट अपना क्या है, प्रकाश का विवर्तन। क्या है प्रकाश का विवर्तन? तरंग प्रकाशिकी की एक नई घटना यहां पर लेकर चल रहे हैं। तरंग प्रकाशिकी में स्टूडेंट 3 घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। व्यतिकरण की घटना के बारे में अपन अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्या होती है घटना। यदि नहीं समझे स्टूडेंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक दिए, वहां जाकर आप व्यतिकरण को समझ सकते हो, देख सकते हो उसे। अब विवर्तन की बात करने वाले हैं, विवर्तन की घटना क्या है, उसके बाद में आने वाले वीडियोज में ध्रुवण की घटना के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 घटनाएं तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं, सही है। तो प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, इस चीज को यहां पर अपन समझे सबसे पहले, ठीक है। समझना है, रटना नहीं है। अब यहां पर इस घटना को समझे, ये घटना क्या है। तो इस घटना को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट। देखो एग्जांपल क्या है, मैं कार्डबोर्ड ले रहा हूं, ठीक है, और उस कार्डबोर्ड में एक छिद्र बना दिया मैंने, क्लियर है। एक कार्डबोर्ड, इसका मतलब एक स्लिट है यहां पर, जिसमें एकल छिद्र के रूप में ये छिद्र बना दिया। यहां पर एक लाइट सोर्स रख दिया गया, मान लो कोई बल्ब जलाकर रख दिया गया, ये यहां पर कोई लाइट सोर्स है, ठीक है। और यहां पर इस स्लिट के आगे एक स्क्रीन दर्शा दी गई। स्क्रीन का मतलब स्टूडेंट पर्दा, सही है। अब यहां पर यदि इस प्रकाश स्रोत की बात करें स्टूडेंट, तो इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश है वो यहां पर इस स्लिट के ऊपर गिरता है। जब ये स्लिट के ऊपर गिरता है तो यहां पर जितनी चौड़ाई की ये स्लिट है उतनी ही चौड़ाई का पर्दे का ये जो भाग है उस भाग पर उजाला होना चाहिए, सही है ना। मतलब ब्राइटनेस यहां पर ही नजर आनी चाहिए। जितनी चौड़ाई का ये स्लिट अपन ने लिया है उतनी ही चौड़ाई के द्वारा क्या होना चाहिए, इस पर्दे के ऊपर प्रकाशित क्षेत्र होना चाहिए। क्योंकि प्रकाश का पथ अच्छी तरह जानते हैं, प्रकाश का जो पथ होता है वो सरल रेखीय होता है। तो प्रकाश यदि सरल रेखीय पथ पर गमन कर रहा है, प्रकाश के पथ को ऋजु रेखीय सरल रेखीय पथ पर ही मानते हैं अपन, तो यहां पर प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है, तो यहां पर इस स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश है वो इस स्लिट से निकलकर जब पर्दे पर पहुंचेगा तो पर्दे के इतने ही भाग पर प्रकाशित क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। यहां पर इस स्लिट के जो किनारे हैं उन किनारों के द्वारा प्रकाश अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है और पर्दे के इतने भाग पर प्रकाशित क्षेत्र प्राप्त होता है। पर्दे के इतने भाग पर प्रकाशित क्षेत्र अपने को प्राप्त होता है। यहां पर इस अवरोध स्लिट, यहां पर जो लिया स्लिट में जो किनारे हैं उन किनारों के द्वारा प्रकाश अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश यहां पर मुड़ गया, प्रकाश में यहां पर बैंड हो गया। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के मुड़ने की ये जो घटना है, इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है स्टूडेंट। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर इसकी सटीक डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, इसकी सटीक डेफिनेशन यहां पर
प्रकाश के विवर्तन के लिए क्या है, तो यहां पर जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर अपने मार्ग में आने वाले अवरोध पर टकराता है तो उस अवरोध के किनारों के द्वारा प्रकाश मुड़कर उस ज्यामितीय छाया की ओर चला जाता है। प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सही है। प्रकाश के मार्ग में मौजूद क्या है, डेफिनेशन यहां पर, प्रकाश के मार्ग में मौजूद रुकावट के किनारों के द्वारा प्रकाश का ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये इसकी सटीक और आसान डेफिनेशन क्या है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो प्रकाश के मार्ग में स्रोत से प्रकाश यहां पर निकल रहा था, इसके मार्ग में कोई अवरोध आ रहा था, इस अवरोध के जो किनारे स्लिट अपन ने लिए, इस स्लिट के किनारों के द्वारा प्रकाश अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो रहा है और अपने पथ से विचलित होकर पर्दे के इस इतने भाग पर प्रकाशित क्षेत्र अपने को प्राप्त कर रहा है। यहां पर मैं इस पर एक अलग उदाहरण के द्वारा और समझाऊं। मान लो स्टूडेंट यहां पर अपने पास ये क्या है, कोई अवरोध है, ये कोई अवरोध ले दिया गया, सही है। अब यहां पर स्टूडेंट एक प्रकाश स्रोत ले लिया अपन, वही लाइट सोर्स, बल्ब के रूप में कोई भी, ये अपने पास लाइट सोर्स है और ये अपने पास अवरोध है, सही है। और यहां पर इसके सामने यहां पर ही पर्दे को व्यवस्थित कर दिया। जब इस स्रोत से प्रकाश इस अवरोध के किनारों पर पहुंचेगा तो यहां पर किनारे के ऊपर प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है, तो सरल रेखीय पथ पर चलते हुए आगे बढ़ता है। इसका मतलब पर्दे का ये जो भाग है, ये भाग अंधकारमय होना चाहिए, डार्क होना चाहिए यहां पर, क्योंकि यहां पर प्रकाश, इस स्रोत का जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच रहा है। अवरोध बीच में आ गया, तो अवरोध के द्वारा प्रकाश को रोक लिया गया और इस पर्दे के इस भाग पर क्या है स्टूडेंट, पर्दे के इस भाग पर अंधकारमय क्षेत्र अर्थात डार्क क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहां पर इस पर्दे पर देखा जाता है कि स्टूडेंट इस अवरोध का जो किनारा है, उस किनारे के द्वारा प्रकाश अपने सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यहां पर पर्दे के इस भाग पर भी ये प्रकाशित क्षेत्र अपने को प्राप्त होता है। अवरोध के ज्यामितीय छाया की नीचे की ओर भी प्रकाश चला जाता है, तो इस अवरोध के किनारे पर प्रकाश के मुड़ने की जो घटना है, क्योंकि यहां पर प्रकाश के मार्ग में जो भी अवरोध आ रहा है, उस अवरोध के किनारों के द्वारा प्रकाश की ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाने की जो घटना है, उसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो यहां पर यदि अपन एकल छिद्र ले रहे हैं किसी कार्डबोर्ड में, तो उस कार्डबोर्ड में बने छिद्र की चौड़ाई से ज्यादा भाग में पर्दे पर प्रकाशित क्षेत्र मिल रहा है, और यदि यहां पर इस अवरोध की बात करें तो अवरोध के पीछे के कुछ भाग में प्रकाशित क्षेत्र द्वारा प्रकाश पहुंच रहा है, तो इसका मतलब प्रकाश अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो रहा है, इस कारण इस ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ रहा है। तो प्रकाश के बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के मुड़ने की जो घटना है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कह रहे हैं स्टूडेंट, सही है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, ये इन एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहां पर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेता हूं, इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा तरंगाग्र के रूप में इसको ले रहे हैं। यहां पर केवल इस घटना को, इस फिनोमिना को समझने के लिए यहां पर कि प्रकाश अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो रहा है, क्योंकि यदि सरल रेखीय पथ से विचलित नहीं होता तो जितनी चौड़ाई स्लिट की ले रहे हैं अपन, उतनी ही चौड़ाई के इस पर्दे के भाग पर प्रकाशमय क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए।
और यहां पर भी इस अवरोध के पीछे के इस भाग में ये प्रकाशित क्षेत्र अपने को प्राप्त नहीं होना चाहिए था। यदि प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है तो अपने पथ से विचलित नहीं हो रहा था। इसका मतलब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो रहा है, इस किनारे के द्वारा, इस किनारे के द्वारा, यहाँ पर इस किनारे के द्वारा यहाँ पर प्रकाश अपने पथ से विचलित हो रहा है और प्रकाश के विचलित होने की इस घटना को, अपने सरल रेखीय पथ से मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सही है, तो विवर्तन की घटना को देखो यहाँ पर एक दूसरे डायग्राम से और समझते हैं। देखो यदि समझ में नहीं आए तो देखो यहाँ पर एक और ले रहे हैं, यहां पर एक कार्डबोर्ड ले लिया अपन ने, सही है, और इस कार्डबोर्ड पर एक बारीक छिद्र बना दिया। क्लियर है? या फिर मैं अलग अलग कार्डबोर्ड ले रहा हूं, मान लो मैंने ये 3 कार्डबोर्ड ले लिए। क्लियर है स्टूडेंट? इन तीनों कार्डबोर्ड पर मैंने अलग अलग चौड़ाई के छिद्र बना दिए। इस कार्डबोर्ड पर छिद्र की चौड़ाई सबसे ज्यादा है, इस कार्डबोर्ड पर छिद्र की चौड़ाई थोड़ी कम हो गई, और इस कार्डबोर्ड पर छिद्र की चौड़ाई सबसे कम कर दी मैंने। अलग अलग चौड़ाई के यहां पर कार्डबोर्ड पर अलग अलग चौड़ाई के छिद्र मैंने ले लिया। समझे? समझो देखो यहां पर, क्योंकि विवर्तन की आवश्यक शर्त भी अपने को यहीं पर मिलने वाली है। क्या है विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त? तो यहां पर इस कार्डबोर्ड पर मान लो कोई प्रकाश में क्षेत्र है या कोई भी लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के द्वारा एक समतल तरंगाग्र है, कोई भी यहां पर स्टूडेंट अपन ने लाइट सोर्स लिया, उस लाइट सोर्स से एक समतल तरंगाग्र है जो इस लाइट सोर्स से निकलकर इस छिद्र पर आपतित हो रहा है। मतलब यहां पर ये स्लिट है, इस छिद्र पर ये आपतित होता है। जब ये छिद्र पर आपतित होता है स्टूडेंट, तो यहां पर एक समतल तरंगाग्र जब इस छिद्र पर आपतित होगा तो ये समतल तरंगाग्र जब इस स्लिट पर पहुंचेगा तो स्लिट पर स्थित तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु वही द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की भांति, एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो यहां से इस छिद्र से निकलने वाला जो प्रकाश है स्टूडेंट, वो एक गोलाकार तरंगाग्र के रूप में इससे निर्गत होता है। समतल तरंगाग्र जब इस पर आपतित होता है तो गोलाकार तरंगाग्र के रूप में इस पर निर्गत होता है। सही है? और इस तरंगाग्र के लंबवत खींची की रेखा वही तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त कर रही है, जिसे प्रकाश किरण कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर एक गोलाकार तरंगाग्र इस स्लिट से निर्गत होने पर प्राप्त हो रहा है और यहां पर समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा था। यह घटना इस टॉपिक से, इस डायग्राम से समझ में आ रही होगी कि एक समतल तरंगाग्र जब इस स्लिट पर आपतित होता है तो प्रकाश अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर एक गोलाकार तरंगाग्र प्रदान कर रहा है, तो अपने उस सरल रेखीय पथ से विचलित हो रहा है। ये प्रकाश किरण आ रही थी, अपने पथ से विचलित होकर ज्यामितीय छाया की ओर बढ़ गई। दूसरे डायग्राम में यहां पर मैं क्या समझाना चाहता हूं स्टूडेंट, कि वही समतल तरंगाग्र जब इस स्लिट पर आपतित होता है तो यहां पर इस किनारे के द्वारा प्रकाश का जो विचलन है, अर्थात कहने का मतलब वही अपने को गोलाकार तरंगाग्र ही प्राप्त हो रहा है। यहां पर भी गोलाकार तरंगाग्र ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यहां पर इस स्लिट पर वही समतल तरंगाग्र आपतित होता है, तो यहां पर भी स्टूडेंट वही गोलाकार तरंगाग्र ही इससे निर्गत होता है। किनारों के द्वारा प्रकाश यहां भी अपने पथ से विचलित हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट इन तीनों डायग्राम में अंतर क्या है, देखो ध्यान से अंतर देखो। यदि स्टूडेंट यहां पर इस किनारे पर इस प्रकाश किरण के विचलन पथ की बात करें, इस किनारे पर प्रकाश के इस विचलन पथ की बात करें, इस किनारे पर प्रकाश के इस विचलन पथ की बात करें, यहां पर प्रकाश का विचलन ये है, यहां पर प्रकाश का विचलन ये हो रहा है
और यहां पर प्रकाश का विचलन ये है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर पहले डायग्राम से अपन तीसरे डायग्राम की ओर चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश का विचलन थोड़ा कम है, इसमें प्रकाश का विचलन थोड़ा सा बढ़ गया और इसमें प्रकाश का विचलन और भी बढ़ गया। प्रकाश अपने पथ से ज्यादा मुड़ रहा है इस किनारे के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस स्लिट की चौड़ाई, मान लो इस स्लिट की चौड़ाई a बराबर मैं 3 लैम्बडा ले रहा हूं, ठीक है। इस स्लिट की चौड़ाई मैंने a बराबर 2 लैम्बडा ले ली और इस स्लिट की चौड़ाई मैंने a बराबर लैम्बडा ले ली। ये स्लिट की चौड़ाई है स्टूडेंट यहां पर इस डायग्राम में। इसका मतलब यहां पर स्लिट की चौड़ाई ज्यादा है, सही है। यहां पर स्लिट की चौड़ाई कम होगी, फिर यहां पर स्लिट की चौड़ाई और भी कम होगी। समझे स्टूडेंट मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या समझा रहा हूं मैं, कि यहां पर अवरोध की चौड़ाई, अगर प्रकाश के मार्ग में जो भी अवरोध है उस अवरोध की या स्लिट की जो चौड़ाई है वो जैसे जैसे कम हो रही है, प्रकाश का अपने पथ से विचलन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे यहां पर स्लिट की चौड़ाई कम होती जा रही है, प्रकाश का विवर्तन वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। चौड़ाई जितनी कम होगी, अवरोध की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई जितनी कम होगी, प्रकाश का विवर्तन उतना ही अधिक होगा, सही है। स्लिट की चौड़ाई जितनी कम होगी, प्रकाश का विवर्तन उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर स्टूडेंट विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त बन गई क्या, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या बन गई स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। क्या बन गई विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, यही बताया, स्लिट की चौड़ाई कम होती जा रही है, प्रकाश का विवर्तन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब स्लिट की चौड़ाई जितनी कम होगी, प्रकाश का विवर्तन उतना ही अधिक फैला हुआ प्राप्त होगा, प्रकाश का विवर्तन उतना ही अधिक होगा। तो विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यदि आपसे पूछी जाए स्टूडेंट, तो विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, तो प्रकाश का विवर्तन सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट, सही है। प्रकाश का विवर्तन सबसे ज्यादा कब होगा, जब अवरोध ये जो स्लिट ले रहे हैं, इस स्लिट की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है, तो प्रकाश का विवर्तन सबसे ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो वो शर्त ये देखिए। विवर्तन को परिभाषित कीजिए, तो उसकी परिभाषा ये देखिए। क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक नोट्स इसके तैयार करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ आपने बना लिया होगा डायग्राम। तो स्टूडेंट यहां पर विवर्तन की परिभाषा और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब यहां पर विवर्तन के प्रकार क्या है, विवर्तन के प्रकारों की बात करें, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो स्टूडेंट यहां पर विवर्तन के प्रकारों की बात करें तो विवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक फ्रेनेल विवर्तन, पहला प्रकार फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन। वैज्ञानिकों के नाम, विदेशी वैज्ञानिक जिनके आधार पर विवर्तन का नामकरण किया गया, विवर्तन के प्रकारों को बताया गया, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है, तो उन्हीं के आधार पर फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन के ये 2 प्रकार दिए गए हैं, सही है। तो यहां पर विवर्तन के इन दोनों प्रकारों को समझे। तो यहां पर विवर्तन के इन दोनों प्रकारों में जो अंतर दिया गया, वो अंतर किस आधार पर दिया गया, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया, तो इसका वर्गीकरण किया गया स्टूडेंट, प्रकाश स्रोत और अवरोधक के किनारे की जो स्रोत के बीच की जो दूरी है, मतलब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से कितनी दूरी पर है, उस दूरी के आधार पर इनका ये वर्गीकरण किया गया। यदि अपन फ्रेनेल विवर्तन की बात करें, तो फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु कहने का मतलब पर्दा,
प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं तो प्राप्त विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी स्टूडेंट? जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु जहां पर विवर्तन मिल रहा है और वो पर्दे पर मिल रहा है, जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं, जब दोनों सीमित दूरी पर होते हैं तो प्राप्त विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। सही है? फ्रेनेल विवर्तन कब मिलेगा? जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं तो प्राप्त विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। सही है? तो देखो यहां पर क्या है, अपने पास क्या है स्टूडेंट? वही अपने पास एक द्वारक है। सही है? यहां पर अपन ने एक द्वारक ले लिया, ये स्लिट अपने पास द्वारक है, और यहां पर वही अपने पास एक प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स एस, और यहां पर इसके सामने क्या है? पर्दा, स्क्रीन। तो प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से दोनों सीमित दूरी पर है। इस द्वारक से अल्प दूरी पर प्रकाश स्रोत स्थित है, इस द्वारक से अल्प दूरी पर ये पर्दा स्थित है। सही है? जब ये दोनों सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो यहां पर प्राप्त होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। तो यहां पर इस प्रकाश स्रोत से देखो स्टूडेंट, जब प्रकाश स्रोत इस अवरोध के किनारों पर पहुंचता है तो अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाता है। सही है? अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर ज्यामितीय छाया की ओर मुड़ जाता है प्रकाश, इस प्रकार। सही है? अब यहां पर जो प्रकाश स्रोत है स्टूडेंट वो क्या है? एक बिंदु स्रोत है। तो बिंदु स्रोत से यहां पर बनने वाले जो तरंगाग्र होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट? गोलाकार तरंगाग्र यहां पर अपने को मिलता है। सही है? जब इस द्वारक से निर्गत होंगे तो निर्गत होने पर जो तरंगाग्र अपने को प्राप्त होंगे वो भी कैसे होंगे? गोलाकार तरंगाग्र। सही है? इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगाग्र और विवर्तित तरंगाग्र दोनों कैसे हैं? गोलाकार है, जब प्रकाश स्रोत एक बिंदुवत स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। यदि यही स्रोत रेखीय स्रोत होता है तो आपतित और विवर्तित तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार होगा स्टूडेंट। सही है? तो यहां पर आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र गोलाकार या बेलनाकार होते हैं। दूसरा अंतर ये है, पहले इसकी डेफिनेशन के रूप में, दूसरा यहां पर आपतित और विवर्तित तरंगाग्र है या तो गोलाकार होंगे या बेलनाकार होंगे। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो गोलाकार तरंगाग्र होगा, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय है तो बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होगा। सही है? जैसा डायग्राम में देख रहे हो, बिंदु स्रोत अपने पास जो इस द्वारक पर आपतित होता है तो बिंदु स्रोत से जो गोलाकार तरंगाग्र निकलेंगे वो इस द्वारक पर आपतित होंगे, इससे निर्गत जो तरंगाग्र होंगे वो भी गोलाकार होंगे। तो यहां पर इस पर्दे के ऊपर स्टूडेंट, पर्दे के ऊपर विवर्तन प्रतिरूप अपने को प्राप्त होगा इस कंडीशन में, और उस विवर्तन प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता यहां पर कहां मिलेगी तो उसकी बात करें तो स्टूडेंट पर्दे के ये जो परिसीमा के क्षेत्र जहां पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, इन बिंदुओं पर विवर्तित प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम रहेगी।
इन बिंदुओं पर विवर्तित प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम रहेगी। तो तीव्रता का जो वितरण है वो फ्रेनेल विवर्तन में इस प्रकार होगा। तीव्रता यहां पर पर्दे के परिसीमा के जो क्षेत्र है जहां पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है उन परिसीमा के क्षेत्रों पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो रही है। सही है। दूसरी बात करें अपन फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन को वही दूरी के आधार पर समझाया गया है। तो यहां पर ये दूरी क्या थी? सीमित दूरी थी। अब इस दूरी को अनंत कर दिया जाए तो यहां पर कहने का मतलब जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं तो प्राप्त विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु और प्रेक्षण बिंदु स्टूडेंट वही पर्दा होगा। जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से अनंत दूरी पर होते हैं तो प्राप्त विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। सही है। इनकी दूरी क्या रहेगी? अनंत रहेगी स्टूडेंट। सही है। जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं तो प्राप्त विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो यहां पर वही अपने पास द्वारक है। सही स्टूडेंट। ये द्वारक है। इस द्वारक पर समतल तरंगाग्र को आपतित कराना है तो इसके लिए अनंत पर अपने पास क्या है? लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स कहां पर है? अनंत पर, बिंदु स्रोत के रूप में। तो इस पर्दे पर एक समतल तरंगाग्र के रूप में उसे आपतित कराने के लिए इसमें एक लेंस का उपयोग करें। उत्तल लेंस का उपयोग करें तो स्रोत से आने वाला प्रकाश स्रोत से आने वाला जो प्रकाश है वो समतल तरंगाग्र के रूप में इस पर आपतित होता है। सही है। इस द्वारक से अनंत दूरी पर ही स्टूडेंट क्या है? पर्दा। पर्दे की दूरी भी बहुत ज्यादा है। तो जब ये समतल तरंगाग्र इस पर आपतित होगा तो इस द्वारक से निर्गत जो तरंगाग्र होगा वो भी समतल ही होगा। समतल तरंगाग्र। और यहां पर भी प्राप्त तरंगाग्र कैसा है? समतल तरंगाग्र। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर पर्दे के किसी बिंदु पर फोकसित करना है तो फिर से एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जा रहा है। इसमें पर्दे के किसी बिंदु पर इसको फोकसित करवा दिया है तो इस बिंदु पर अपने को विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। इस बिंदु पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है जहां पर विवर्तित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। इस स्थिति में इस केंद्र बिंदु पर विवर्तित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तीव्रता वितरण इस कंडीशन में ये रहेगा। तो यहां पर स्टूडेंट दूसरा पॉइंट क्या मिल गया? इसमें आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र, आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र समतल होता है। आपतित और विवर्तित तरंगाग्र समतल होता है। इसमें आपतित और विवर्तित तरंगाग्र गोलाकार होता है। तो विवर्तन के ये दो प्रकार, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में क्या था? जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक से सीमित दूरी पर होते हैं तो फ्रेनेल विवर्तन प्राप्त होता है। जब उनकी दूरी अनंत हो जाती है तो फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त होता है। इसमें आपतित और विवर्तित तरंगाग्र गोलाकार या बेलनाकार होते हैं। इसमें आपतित या विवर्तित तरंगाग्र समतल होते हैं। इसमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। सही है स्टूडेंट।
क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट विवर्तन के प्रकार डिस्कस कर लिए अपन ने। अब यहां पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट तीसरा टॉपिक के रूप में इसमें, वो है स्टूडेंट व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है। व्यतिकरण अपन पढ़ चुके हैं, विवर्तन यहां पर डिस्कस कर लिया। तो क्या इन दोनों घटनाओं में कोई अंतर है? तो इन दोनों घटनाओं में क्या अंतर है, वो अंतर यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट इसमें कुछ अंतर यहां पर दर्शाए जा सकते हैं। देखो बोर्ड पर यहां पर साथ साथ में डायग्राम अंतर दर्शा रहा हूं, इस अंतर को आप साथ साथ नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर ये भी। तो विवर्तन की जगह इसमें यहां पर व्यतिकरण की बात करें, इस तरफ व्यतिकरण ले लिया और इस भाग में मैंने विवर्तन को दर्शा दिया, अलग अलग दोनों को दर्शा रहा हूं, इस भाग में व्यतिकरण, इस भाग में विवर्तन को दर्शा रहा हूं। तो विवर्तन में अपन ने परिभाषा में पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती की कला संबद्ध तरंगे माध्यम में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो घटित होने वाली घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। क्योंकि अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है, उस तीव्रता के उतार चढ़ाव की घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। तो पहला अंतर यहां पर दर्शा सकते हैं स्टूडेंट, क्या? दो या दो से अधिक समान आवर्ती की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण घटित होता है। व्यतिकरण में दो या दो से अधिक समान आवर्ती की कला संबद्ध तरंगे होती है जिनके अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है। लेकिन विवर्तन में क्या है स्टूडेंट? एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित, एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन घटित होता है। विवर्तन में क्या है स्टूडेंट? एक ही तरंगाग्र उस स्लिट पर पहुंचता है और उस स्लिट से जो अनेक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है उन्हीं तरंगिकाओं के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। लेकिन व्यतिकरण में दो या दो से अधिक आवर्ती की समान आवर्ती की कला संबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है। तो पहला अंतर स्टूडेंट ये इसका। दूसरे अंतर की स्टूडेंट बात करें यहां पर, तो यहां पर इसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। व्यतिकरण में जो भी दीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो रही है उन सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता है वो एक समान होती है। लेकिन व्यतिक इसमें विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। विवर्तन में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है और अन्य फ्रिंजों की तीव्रता है वो लगातार घटती जाती है। जैसे ही केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के दोनों ओर अपन चलते हैं तो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता है वो कम होती जाती है। तीसरे अंतर की बात करें स्टूडेंट, तीसरा अंतर यहां पर व्यतिकरण में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। व्यतिकरण में जितनी भी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो रही है उन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है वो एक समान प्राप्त होती है। इन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए समीकरण भी ज्ञात किया है, बीटा बराबर डी लैम्बडा अपॉन डी। फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। लेकिन विवर्तन में इसमें ऐसा नहीं होता है। विवर्तन में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है, असमान होती है। दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई
विवर्तन में असमान होती है। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सबसे अधिक होती है और फिर दोनों ओर भरते हैं तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है वो लगातार कम होती जाती है। सही है स्टूडेंट। चौथे अंतर की बात करें स्टूडेंट, यदि तरंगों का आयाम समान है तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य हो सकती है जब दोनों तरंगों का आयाम एक समान होता है, लेकिन विवर्तन में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य नहीं होती। व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य हो सकती है। व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में ज्ञात किया है जब दोनों तरंगों की आयाम समान होता है, दोनों तरंगों की तीव्रता समान होती है, तो उस कंडीशन में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। लेकिन विवर्तन में कभी अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य नहीं होती है स्टूडेंट। सही है। और अंतिम अंतर यहां पर दर्शाएं, दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों में विपर्यास मिलता है। विपर्यास मिलता है यहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच में, लेकिन यहां पर विपर्यास नहीं होता। दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों के मध्य विपर्यास नहीं मिलता। विपर्यास का मतलब स्टूडेंट कॉन्ट्रास्ट। विपर्यास कॉन्ट्रास्ट, नाम सुना होगा कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट मिलता है, इसमें दोनों तरंगे अलग अलग स्पष्ट नजर आती है, उनकी बाउंड्री सीमा जो सीमा है वो अलग अलग नजर आती है, लेकिन इनकी जो बाउंड्री सीमा वो अलग अलग नजर नहीं आती है, एक दूसरे में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो स्टूडेंट व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। यहाँ पे 5 अंतर यहाँ पर दर्शा सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया अपन ने। तो स्टूडेंट आज की क्लास में एक प्रकाश की नई घटना का डिस्कस किया है अपन ने डिस्कशन, और वो है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश के विवर्तन के प्रकार और विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या है वो आज की क्लास में डिस्कस किया है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी स्टूडेंट यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।